बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको ध्यान से उस कहानी को सुनना है और समझना है। एक राजा था। उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, राजा उसे अपना राजपाट दे देगा, सौंप देगा। इसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा और उससे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दे दिए और उन्हें अपने पास रखने के लिए कह दिया और कहा, 5 साल बाद मैं जब इन दानों को मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। उसने गेहूं के दाने लेकर के चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के दानों की याद रहेगी। और क्या, और जो याद रहा भी तो क्या हुआ, भंडार से ला करके दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की डिब्बी में डाल करके मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा के साथ संदूकची में रख दिया। सोचा, 5 साल बाद पिताजी जब ये दाने मांगेंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही, इसका क्या करूं। चौथी बहन थोड़ी बच्ची थी, शरारतें करना उसे पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते थे, इसीलिए उसने पिताजी द्वारा दिए गए गेहूं के दानों को भुनवाकर वह खा गई। तीसरी राजकुमारी को यकीन था, पिताजी ने उन्हें ये दाने यूं ही नहीं दिए हैं, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। पहले तो उसने भी दूसरी बहनों की तरह सहेज कर रख देने की बात सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने उन दानों को अपने कमरे के खिड़की के बाहर पीछे वाली जमीन में बो दिया। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर वापस उन्हें उन दानों को जमीन में बो दिया। इस तरह से 5 वर्षों में उसके पास ढेरों गेहूं के दाने तैयार हो गए। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को अपने पास बुलाया और कहा, 5 साल पहले मैंने जो तुम्हें गेहूं के दाने दिए थे वह मुझे वापस कर दो। कहाँ हैं वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर में चली गई और उसने गेहूं के 100 दाने ला करके पिताजी को दे दिए और कहा, पिताजी ये वही दाने हैं जो मुझे आपने दिए थे। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, लेकिन राजा ने कड़क कर पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने यह दाने भंडार घर से लाए हैं और आपने जो दाने दिए थे मैंने उसे उसी समय खिड़की के बाहर फेंक दिए थे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी संदूकची को ले आई, जिसमें उसने दानों को मखमल के कपड़े में करके चांदी के डिब्बे में बंद करके रखा था। वह संदूकची राजा को दे दी। राजा ने चांदी के डिब्बे से जब वह गेहूं के दाने निकाले, वह गेहूं के दाने सड़ चुके थे। अब राजा ने तीसरी राजकुमारी को बुलाया तो तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, आपको जवाब पाने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और आपको मैं कल ले चलूंगी। राजा ने अब सबसे छोटी राजकुमारी को बुलाया। उसने बड़ी ही बेपरवाही से जवाब दिया कि दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं मुझे भुने हुए गेहूं के दाने बहुत पसंद है, अतः मैं उसे भुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़े रहते हो। राजा को सभी के उत्तरों से निराशा हो गई।
अब उसे तीसरी बेटी पर ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन राजकुमारी राजा के पास आई। उसने राजा से कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि वे गेहूं के दाने कहां पर है। राजा रथ पर सवार होकर तीसरी राजकुमारी के साथ चल पड़ा। वह रथ, महल, नगर पार करके खेत की तरफ पहुंचा। राजा ने पूछा, कहाँ रख छोड़े तुमने वो गेहूं के दाने? इन्हीं 100 दानों के लिए मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा कि सामने बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये वही गेहूं के दाने हैं जो आज लाखों लाख दानों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। मैंने उन दानों को बो दिया था और उनसे यह फसल मैंने तैयार कर ली है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं कि तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। भगवान ने हमें जो भी कुछ दिया है, क्या हम उन सबका सदुपयोग कर रहे हैं? यदि नहीं तो क्यों? क्या हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो मनुष्य अपने समय को नष्ट कर देता है, उसे सदा के लिए पछताना ही पड़ता है। समय बड़ा अमूल्य है। एक क्षण का समय भी लाखों रुपए खर्च करके या रोने से या अन्य किसी उपाय से भी मिलना संभव नहीं है। अतः समय और साधनों का उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेखिका विभा रानी ने इस कहानी के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है, उत्तम फल प्राप्त करने के लिए अर्थात अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो समय और साधन हमारे पास है, उनका सही और भरपूर फायदा उठाना चाहिए। जीवन में समय का बहुत महत्व है बच्चों। इस संदेश के पथ पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें वर्तमान समय और इस समय के साथ जो भी हमारे साधन अभी हमें मिल रहे हैं, उनका पूरा भरपूर लाभ उठाना चाहिए। विद्यालय से जो भी अभ्यास मिलता है, उसे समय पर पूरा करना चाहिए। जो विद्यार्थी इस सफलता रूपी मंत्र को आत्मसात करता है, अर्थात अपने जीवन में उतारता है, वह विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ता है और सफल भी होता है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे। ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे। इसी संदेश पर आधारित है हमारा अगला पाठ, बारिश कौन, जिसकी लेखिका है विभा रानी। बारिश कौन, इसकी लेखिका है विभा रानी। इनका जन्म 1959 मधुबनी, बिहार में हुआ था। इनका परिचय दिया है, बहुयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुयामी अर्थात बहु का मतलब बहुत सारी, प्रतिभा मतलब टैलेंट जिसे हम कहते हैं, मतलब बहुत सारे टैलेंट की धनी थी। धनी का मतलब यहाँ पर पैसे से नहीं है,
प्रतिभा से, उनके पास बहुत सारी प्रतिभाएं, टैलेंट था, तो हम कहते हैं प्रतिभा की धनी थी। राष्ट्रीय स्तर, नेशनल लेवल की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाटक लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। प्रखरता का मतलब होता है तेजी से, कलम चलाई, कलम चलाना अर्थात लेखन करना। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर, लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही हैं। लोकगीत, बच्चों, लोकगीत का मतलब वहां के लोगों के द्वारा गाया जाने वाला गीत। यह गीत वे धार्मिक कार्यक्रम में गाते हैं। और लोक साहित्य का मतलब उस समय का साहित्य, इस क्षेत्र में वे निरंतर काम कर रही है। निरंतर मतलब लगातार इस लेखन कार्य में वह कार्य कर रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, ये कहानियों का संग्रह है। अगले साल अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। बच्चों, यह कुछ साल पहले इसी नाम से एक धारावाहिक भी आ रहा था। वह धारावाहिक जो है उस समय समाज में क्या चल रहा था उसका उन्होंने यहाँ पर बताने का काम किया था उस धारावाहिक के जरिए। नाटक समरथ कैन, द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद। द्विभाषी मतलब दो भाषाओं का यहाँ पर अनुवाद, अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन। बिल टेलर की डायरी आदि। अब गद्य के संबंध में यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है। संवादात्मक अर्थात जहां पर दो व्यक्ति बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं संवाद करना। तो ये संवादात्मक कहानी का एक हिस्सा है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, इसका विरोधी शब्द होता है दुरुपयोग, मतलब इसका गलत उपयोग। जो ऐसा करता है वह अपने जीवन में जरूर सफल होता है। वारिस, इस शब्द का समानार्थी शब्द बच्चों अब क्या होगा? उत्तराधिकारी। अब यहाँ पर हम पाठ का वाचन करेंगे। आपको ध्यान से सुनना और देखना है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। बेटियां शब्द से हम क्या समझेंगे बच्चों कि यह शब्द बहुवचन का है और इसका एक वचन होगा बेटी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी, बुद्धिमती इसका समानार्थी शब्द है समझदार, यानी राजा की इन चारों बेटियों में से जो सबसे समझदार होगी उसे ही राजा अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट इसका अर्थ है राज्य का शासन। इन चारों बेटियों में से जो सबसे होशियार, जो सबसे योग्य होगी, राजा उसे ही अपना राज्यपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो? लेकिन इन चारों बेटियों में से सबसे समझदार कौन है, इसका फैसला राजा कैसे करेगा? फैसला इसका समानार्थी शब्द है निर्णय। कैसे हो? वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अंत का अर्थ समाप्त, लास्ट में हम कहते हैं अंत में यानी एंड में उसे एक उपाय का अर्थ होता है तरकीब, आइडिया, सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया।
सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए। दाने, दाने शब्द से अब पता चलता है कि यह शब्द बहुवचन का है। दाने जब बहुवचन होगा तो इसका एक वचन क्या होगा? दाना। इसे तुम अपने पास रखो। राजा ने अपनी तरकीब के अनुसार उन चारों बेटियों को 100-100 गेहूं के दाने दे दिए। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। और क्या कहा राजा ने? इन गेहूं के दानों को वह 5 साल के बाद पुनः वापस से मांगने वाला है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। राजा ने जो गेहूं के दाने दिए, उन दानों को लेकर के चारों बेटियां अपने अपने कमरे का मतलब कक्ष में, अपने रूम में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। यहां पर ध्यान देंगे, खिड़की। इस शब्द से हमें क्या पता चलता है बच्चों कि खिड़की शब्द जो है एक वचन है। इसका बहुवचन क्या होगा? खिड़कियां। और खिड़की शब्द जो है स्त्रीलिंग है। अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? मैंने आपको नियम बता दिया था। सर्वनाम मेरा खिड़की, मेरी खिड़की, अच्छा खिड़की, अच्छी खिड़की। तो हम यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? मेरी खिड़की, मैं मेरी खिड़की के पास बैठा हूं। तो खिड़की शब्द क्या हो गया बच्चों? स्त्रीलिंग हो गया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी। बड़ी बहन ने क्या सोचा? ये गेहूं के दाने पिताजी ने दे तो दिए हैं, लेकिन 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद पिताजी को यह याद रहेगा भी क्या कि उन्होंने दाने दिए हैं। यहां पर देखेंगे साल शब्द है। साल शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है? वर्ष। जो याद भी रहा, अगर उन्हें याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दे दूंगी। भंडार, यहां पर ध्यान देंगे, भंडार मतलब क्या? भंडार का अर्थ होता है संग्रह करने का स्थान, अर्थात जिसे हम स्टोर रूम भी कहते हैं। वहां पर अनाज को हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? भंडार। भंडार गृह से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के एक थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। चांदी, चांदी क्या है बच्चों? एक धातु है जिससे गहने बनते हैं। डिब्बी, डिब्बी शब्द से क्या पता चलता है कि यह एक वचन है और इसका अनेक वचन हो जाएगा डिबियां। मखमल, मखमल का अर्थ है मुलायम कपड़ा। अब राजा थे तो उनके पास मखमल के चीजें, तो मखमल के कपड़े ही रहेंगे। थैले में बंद करके सुरक्षा से, सुरक्षा मतलब सावधानी से, अपनी संदूकची, संदूकची का अर्थ है बक्सा, छोटा सा बक्सा, उसमें डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूं। मुझे बताइए, राजा के कितनी बेटियां थी? आप यहां जो अनुच्छेद दिया है, परिच्छेद दिया, उसमें देखिए और उसके उत्तरों को ढूंढिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, बड़ी बहन ने गेहूं के दानों का क्या किया? तीसरा प्रश्न है, दूसरी बहन ने गेहूं के दानों का क्या किया? तीसरी बहन
बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। तनिक तनिक का मतलब होता है थोड़ा, वह थोड़ी बच्ची। बच्ची का मतलब वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसका बचपना अब भी वैसा का वैसा ही था। हम कभी कहते हैं ना, बड़े तो हो गए लेकिन अभी भी आप बच्चे हो, अर्थात वह उसमें बचपना अभी भी वैसे के वैसा ही था। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। शरारतें, मस्ती करना उसे पसंद था। पसंद अर्थात उसे अच्छा लगता था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। भुने दाने, बच्चों यह भुने दाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा बाजार में मक्के के दानों को रेती में भून करके बेचा जाता है। वैसे ही गेहूं के दानों को मिट्टी में भून करके उसे खाने के योग्य बनाया जाता है। आजकल तो गेहूं के भुने दाने तो पैकेट्स में मिलते हैं और उसे खाते भी हैं, अच्छा भी लगता है। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। मग्न का अर्थ है लीन हो जाना, उसी में रत हो जाना। जैसे मैं पढ़ाई में मग्न हो गई, माँ अपने काम में मग्न हो गई। इस तरह से हम मग्न हो गई का वाक्य भी बना सकते हैं।